हाँ जमशेद, उससे मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैंने उस पर बहुत जुल्म ढाए हैं, घंटों कान पकड़वाए हैं। इस पर भी वो मुझे छोड़ कर नहीं गया। वो मुझसे तनख्वाह भी नहीं लेता था क्योंकि इस भरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। बस वो घर में खा पी लेता था और कपड़े पहनने के लिए ले लेता था और किसी चीज़ का उसने आज तक मुतालबा नहीं किया। ऐसा मुलाजिम मैंने कहीं नहीं देखा। वैसे मैं हर माह उसकी तनख्वाह बैंक में जमा कराता रहा हूँ। अब अगर वो आ जाए तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और उसकी सारी नकदी उसके हवाले कर दूंगा। खुदा करे वो जिंदा हो। खान अब्दुर्रहमान कहते चले गए। उनके खामोश होने पर इंस्पेक्टर जमशेद बोले, फिक्र ना करो, मैं अभी ये कैप्सूल ले जाता हूँ और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। हाँ, यहाँ किसी को ये पता ना चले कि मैं कौन हूँ। अच्छी बात है, लेकिन छोटू भाई को ये बात पहले ही मालूम हो चुकी है। खान अब्दुर्रहमान बोले, कोई बात नहीं, उसने तो इनकार ही कर दिया है कि मुझे बुलाना चाहता था। कोई बात नहीं, उसने तो इनकार ही कर दिया था कि मुझे बुलाना चाहता है। अरे हाँ, ये बात भी समझ में नहीं आई, आखिर उसने किसके लिए इनकार कर दिया। वक्त आने पर उसकी वजह भी मालूम हो जाएगी। इंस्पेक्टर जमशेद अजीब से अंदाज में मुस्कुराए और कमरे से निकल गए। इसी वक्त होटल के 3 मुलाजिम आए और फर्श साफ करने में लग गए। उनके जाने के बाद महमूद ने कहा, और अब हमारा काम शुरू होता है। क्या मतलब हमारा काम? फारूक ने हैरान होकर पूछा। हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, उसने पूरा असरार लहजे में कहा। आखिर क्या करने का इरादा है? फरजाना बोली। जहूर का बंद कमरे से गायब होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये इस कमरे में कोई खुफिया दरवाजा रखता है। जहूर को इस रास्ते से ले जाया गया है, महमूद ने बताया। ओ, तुम ठीक कहते हो, फरजाना ने कहा। खान अब्दुर्रहमान ने भी चौंक कर उन्हें देखा। ठीक है, आओ इस रास्ते को तलाश करें। फारूक उछलकर खड़ा हो गया। क्या मैं तुम्हारे साथ खुफिया रास्ता तलाश करूं? खान अब्दुर्रहमान ने पूछा। नहीं अंकल, आप आराम करें, हम ये काम खुद अंजाम दे लेंगे। अच्छी बात है, ये कहकर वो एक पलंग पर लेट गए। वो थकन महसूस कर रहे थे। शायद ये थकन ज़हूर की गुमशुदगी का नतीजा थी। तीनों ने पूरे कमरे का एक एक चप्पा देख डाला, लेकिन कहीं भी कोई खुफिया रास्ता ना मिला। आखिर वो बुरी तरह थक गए। नाकामी उनके चेहरों पर झलकने लगी। महमूद ने कहा, ये भी हो सकता है खुफिया रास्ता बाहर बरामदे में किसी बटन वगैरह को दबाने से खुलता हो। हाँ, इसका भी इम्कान है, फरजाना बोली। तो आओ कमरे से बाहर चलकर देख लें। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। खान अब्दुर्रहमान से कुछ कहने की जरूरत महसूस ना की, क्योंकि उनका इरादा तो कमरे के आसपास ही रहने का था। कमरा नंबर 420 की दीवारों और दरवाजे को ठोक बजाकर देख लेने के बाद वो चंद कदम आगे बढ़ गए और फर्श को बगौर देखने लगे, लेकिन नाकामी हुई। आखिर मायूस होकर वो वापस आए। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो ठटक गए। कमरे का दरवाजा बंद था, जबकि अभी चंद मिनट पहले वो उसे खुला छोड़ कर गए थे। उन्होंने दरवाजे को धकेला और फिर उछल पड़े। दरवाजा एक बार फिर अंदर से बंद हो चुका था। उनकी स्थिति गुम हो गई। दरवाजे पर जोरदार अंदाज में दस्तक हुई। कोई जवाब न मिलने पर महमूद चिल्लाया, अंकल दरवाजा खोलिए। लेकिन उन्हें कोई जवाब ना मिला। अब तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने दरवाजे पर टकरे मारी थी और फिर रोशनदान के जरिए दूसरी तरफ कूद कर दरवाजा खोला था और जहूर को गायब पाया था कि अब फिर दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। खान अब्दुर्रहमान भी अंदर से जवाब नहीं दे रहे थे। वो चकरा कर रह गए। अब क्या करें? फारूक बोला, तुम नीचे जाकर शहबाज खान या कदूस खान को बुलाकर लाओ। इतने में हम दरवाजे पर बराबर दस्तक देते रहेंगे। महमूद ने जल्दी जल्दी कहा। अच्छी बात है, मैं चलता हूँ, फारूक ने कहा और तेज तेज कदम उठाता जीने की तरफ चला गया। महमूद ने एक बार फिर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। या अल्लाह रहम, ये कोई जादू का कमरा तो नहीं है? फरजाना के मुंह से निकला। वो प्रोफेसर बूम बूम जरूर कोई जादूगर है। आखिर ये कमरा अंदर से बंद किस तरह हो जाता है? महमूद झला उठा। ना सिर्फ कमरा बंद हो जाता है, बल्कि अंदर मौजूद आदमी भी गायब हो जाता है। महमूद, हम जरूर किसी चक्कर में फंस गए हैं। ये चक्कर है क्या? ये हमारे फरिश्तों को भी मालूम नहीं। हाँ, यहाँ आते ही अजीबो गरीब वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया है। यूँ लगता है जैसे कोई हमारा ही इंतजार कर रहा था कि जो ही हम यहाँ पहुँचे वो शुरू हो जाए। महमूद कहता चला गया। सवाल तो ये है कि अब हम क्या करें? अब्बा जान तो कहीं बाहर गए हैं, ये दरवाज़ा हमसे टूटेगा भी नहीं और रोशनदान तक पहुँचना भी अब फारूक के लिए मुश्किल होगा। अगर हम दोनों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो भी जाएं और फारूक हमारे ऊपर, तो इस सूरत में भी शायद उसके हाथ रोशनदान तक पहुँच सकें। अब मैनेजर या इस जासूस साहब के आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अलबत्ता दरवाज़ा खटखटाते रहो, फरजाना ने कहा और महमूद का हाथ दस्तक देने के लिए उठ गया। ऐन उसी वक्त फारूक मैनेजर और शहबाज खान के साथ आता दिखाई दिया। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये हो क्या रहा है? अब्दुल कदूस कह रहा था। ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, फारूक बोला और दरवाजे के नजदीक पहुंच गए। शहबाज खान ने दरवाजे को जोर जोर से धड़धड़ाया, लेकिन कुछ ना बना। अब क्या करें? इसे किस तरह खोलें? जिस तरह पहले खोला था। फरजाना के मुंह से निकला, क्या मतलब? अब्दुल कदूस चौंका।
हमारा ये भाई रोशनदान के जरिए दूसरी तरफ कूद सकता है। ठीक है शहबाज, नीचे से एक बैरे को बुला लो, उसके कंधे पर इनमें से कोई एक खड़ा हो जाएगा, फिर ये ऊपर चढ़ जाएंगे, अब्दुल कदूस ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। उसी वक्त महमूद का हाथ दरवाजे से टकराया और वो चौंक उठे। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था। अरे ये तो खुल गया है, उसके मुंह से निकला। कमाल है, थोड़ी देर पहले तक तो सब उसे धकेल कर देख चुके हैं, फारूक ने हैरान होकर कहा। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। महमूद ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, अंकल आप कहाँ हैं? क्या मतलब? अब्दुल कदूस ने घबरा कर कहा। हमारे अंकल अब्दुर्रहमान कमरे के अंदर ही थे। अभी थोड़ी देर पहले हम कमरे से निकलकर बरामदे तक गए थे। वापस आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने दस्तक दी तो कोई जवाब न मिला, और अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है। ओह ये सब क्या हो रहा है? अब्दुल कदूस के मुंह से निकला। खुदा जाने क्या चक्कर है, मुझे तो ये लोग खुद चक्करबाज लगते हैं। शहबाज खान ने उनकी तरफ इशारा करके कहा। ये किस बात से जाहिर हुआ कि हम चक्करबाज हैं? फारूक ने भुनाकर कहा। जब से आप लोग आए हैं ये अजीबो गरीब चक्कर शुरू हो गया है, उसने कहा। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? पहले हमारे एक साथी गायब हुए, अब दूसरे हम तो मजलूम हैं। इस शहर में हमारे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। न जाने वो कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है और क्या चाहता है, महमूद कहता चला गया। खैर इस बहस को ख़त्म करें। हमें अफसोस है कि आप लोगों के साथ ये वाक़यात पेश आए। अब आप ही बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। ये आपका होटल है, ये तो आप ही बताएंगे कि क्या करना चाहिए। पुलिस को इत्तला देने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं, अब्दुल कदूस ने कहा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए हमारे अब्बाजान पहले ही जा चुके हैं। उसी वक्त पीछे से आवाज़ आई, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने मुड़कर देखा। कमरे के दरवाजे में इंस्पेक्टर जमशेद एक पुलिस ऑफिसर के साथ खड़े थे। अब्बाजान अंकल अब्दुर्रहमान भी गायब हो गए, महमूद के माँ से निकला। क्या? इंस्पेक्टर जमशेद हक्का बक्का रह गए। चंद लम्हे तक उनके मुंह से कुछ ना निकल सका। आखिर बोले, ये कैसे हुआ? ये कहते हुए वो अंदर आ गए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़हूर गायब हुआ था। हम जरा बरामदे तक घूमते हुए चले गए थे, बस वापस आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। क्या कहा? दरवाज़ा बंद था? तो फिर दरवाज़ा किस तरह खुला? क्या तुमने फिर रोशनदान के जरिए छलांग लगाई थी? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर पूछा। हम अभी उसकी तैयारी कर ही रहे थे कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, महमूद ने बताया। अब खुदा ये सब क्या चक्कर है? फिक्र ना कीजिए जनाब, मैं आ गया हूँ, सब लोग ठीक कर लूँगा। आप लोग ज़रा तफसील से मुझे हालात बताएं, पुलिस ऑफिसर ने गुफ्तगू में दखल दिया। फिर वो सब कमरे में कुर्सियों पर बैठ गए। इंस्पेक्टर जमशेद ने पुलिस ऑफिसर को सारी बातें तफसील से सुनाई। ये अब्दुर्रहमान साहब दारुल हुकूमत में क्या काम करते हैं? रिटायर्ड फौजी हैं, हुकूमत की तरफ से बहुत सी ज़मीनें मिली हुई हैं, उन्होंने बताया। और आप क्या काम करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। आप यहाँ एक साथ पहुँचे थे? जी नहीं, अब्दुर्रहमान साहब पहले आए थे और हम उनके बाद। वैसे आप इस कमरे की कहानी भी सुन ले तो बेहतर है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। कमरे की कहानी? क्या मतलब? उसने चौंक कर कहा। जिस कमरे की भी एक कहानी है। और वो क्या है? उसने हैरतज़दा लहजे में पूछा। ये आपको होटल के मैनेजर सुनाएंगे। मैनेजर साहब ये क्या मामला है? उसने पूछा। जी अर्ज करता है, इस कमरे का नाम 420 है। ऐसा हुआ है कि इस कमरे में एक शख्स प्रोफेसर भूम भूम नाम आकर ठहरा। वो जाने लगा तो कह गया कि अब ये कमरा किसी और आदमी को हरगिज किराए पर ना दिया जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात होटल के असूल के खिलाफ थी, इसलिए हमने कोई परवाह न की और एक शख्स को कमरा किराए पर दे दिया। लेकिन वो दूसरे ही दिन कमरे से इस तरह भागता नजर आया जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वो किसी को कुछ बता ना सका। फिर जो भी इस कमरे में ठहरा उसका यही अंजाम हुआ। यहाँ तक एक दिन एक पुलिस ऑफिसर भी आकर ठहरा, वो भी ना टिक सका, बल्कि उसकी मौजूदगी में प्रोफेसर भूम भूम भी आ गया। जो ही प्रोफेसर कमरे में दाखिल हुआ, पुलिस ऑफिसर कमरे से भागते हुए निकलता नजर आया। फिर इसके बाद हमने इस कमरे को किराए पर देना बंद कर दिया। अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ हर साल के गाहक हैं। ये हर मर्तबा कमरा बुक करवाते हैं, लेकिन इस मर्तबा भूल गए। वो पहुंचे तो तमाम कमरे बुक हो चुके थे। आखिर उन्होंने कमरा नंबर 420 लेने के लिए जिद की। काउंटर वाले ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर भी वो ना माने और होटल के मालिक से जाकर मिले। ये बात होटल के असूल के खिलाफ थी, इसलिए हमने कोई परवाह न की और एक शख्स को कमरा किराए पर दे दिया। लेकिन दूसरे ही दिन वो कमरे से इस तरह भागता नजर आया जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। वो किसी को कुछ बता न सका। फिर जो भी इस कमरे में ठहरा उसका यही अंजाम हुआ। यहाँ तक कि एक दिन पुलिस ऑफिसर भी आकर ठहरा, वो भी ना टिक सका, बल्कि उसकी मौजूदगी में प्रोफेसर बूम बूम भी आ गया। जो ही प्रोफेसर कमरे में दाखिल हुआ, पुलिस ऑफिसर कमरे से भागते हुए निकलता नजर आया। बस इसके बाद हमने इस कमरे को किराए पर देना बंद कर दिया। अब्दुर्रहमान साहब हमारे हर साल के गाहक हैं। ये हर मर्तबा कमरा बुक करवाते हैं, लेकिन इस मर्तबा भूल गए। वो पहुंचे तो तमाम कमरे बुक हो चुके थे। आखिर उन्होंने कमरा नंबर 420 लेने के लिए जिद की। काउंटर वाले ने उन्हें सारी बात बताई।
इस पर भी वो ना माने और होटल के मालिक से जाकर मिले। उन्होंने न जाने क्यों उन्हें कमरे में ठहरने की इजाज़त दे दी। आखिर क्यों? जब उन्हें मालूम था कि ये कमरा ऐसा है तो उन्होंने क्यों किराए पर दिया? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। मैंने अभी उनसे जाकर पूछा था, वो कहते हैं कि मैं कब तक नुकसान बर्दाश्त करूं। प्रोफेसर बूम बूम ज़ाहिर है किराया तो देता नहीं, फिर क्यों ना कमरा लोगों को दे दिया जाए। जब कोई ग्राहक जिद करे तो उसे सारे हालात बताकर कमरा किराए पर दे दो। उन्होंने आइंदा के लिए भी हदायत कर दी है। मैं समझ गया। अब्दुर्रहमान साहब का मुलाजिम गायब हुआ तो कमरे के फर्श पर खून फैला नजर आया था, जबकि इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। इससे क्या मतलब लिया जाए? पुलिस ऑफिसर ने सोचते हुए कहा। शायद इस मर्तबा कोई जख्मी नहीं हुआ। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या आपका ख्याल है कि पहली मर्तबा कोई जख्मी हुआ था? इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? सवाल तो यह है कि बंद कमरे से कोई किस तरह गायब हो सकता है, और फिर एक नहीं दो आदमी। आखिर वो दोनों कहाँ गए? क्या प्रोफेसर बूम बूम कोई वाकई जादूगर है? पुलिस ऑफिसर ने कहा। खुदा जाने वो क्या बला है। वो कहाँ रहता है? उसने पूछा। हमें नहीं मालूम वो कहाँ रहता है। जब उसका जी चाहता है यहाँ आ जाता है। अब्दुल कदूस बोला। क्या ये भी मालूम नहीं कि वो आजमगढ़ में ही रहता है या किसी दूसरे शहर में रहता है? जहाँ तक मुझे मालूम है वो शहर में, बल्कि हमारे होटल के आसपास ही कहीं रहता है, क्योंकि बाद औकात वो इस होटल में ठहरने वालों को धमकी देता है कि वो आ रहा है, और इसके चंद मिनट बाद वो यहाँ आ मौजूद होता है। अब्दुल कदूस ने कहा। ठीक है, लेकिन जब उसका पता जब तक मालूम नहीं होगा क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बंद कमरे से दो आदमी किस तरह गायब हो गए। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। हाँ, मैं भी इस पहलू पर सोच रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इस कमरे में जरूर कोई खुफिया रास्ता है, पुलिस ऑफिसर बोला। और जब तक वो खुफिया रास्ता मिल नहीं जाता इस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते, अब्दुल कदूस ने कहा। तो फिर आइए खुफिया रास्ते को तलाश करें, शहबाज खान बोला। ये क्या मुश्किल काम है, मैं भी चंद मिनट में किए देता हूँ, पुलिस ऑफिसर ने कहा, और कमरे की एक चीज को अलट पलट कर देखने लगा। दूसरे भी नजरें दौड़ाने लगे। अलबत्ता महमूद, फारूक और फरजाना अपनी जगह सुकून से खड़े रहे। इंस्पेक्टर जमशेद ने भी अपनी जगह से हरकत ना की। आखिर पुलिस ऑफिसर खुफिया रास्ता तलाश करने में नाकाम हो गया। दूसरे भी मायूस हो गए। नहीं, इस कमरे में कोई खुफिया रास्ता नहीं है। तो फिर दो जीते जागते आदमी गायब कैसे हो गए, जबकि दोनों मर्तबा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला है? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। तो फिर आप ही रास्ता तलाश करके दिखाएं, पुलिस ऑफिसर ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। ये आपका काम है, मेरा नहीं। आपके इलाके में इस वक्त एक वारदात हुई है, दो शरीफ आदमी गायब कर दिए गए हैं। ये आपका फर्ज है कि उन्हें ढूंढ निकाले और मुजरिमों को पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाएं। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। मैं अपने फर्ज को बखूबी जानता हूँ। बहुत जल्द मैं आपके दोनों साथियों को तलाश कर लूंगा, फिक्र ना करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस कमरे में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मैं अब चलूंगा, आप इस कमरे में ना रहें तो बेहतर है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। तो फिर किस कमरे में रहे? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। हाँ, ये मसला भी है, पुलिस ऑफिसर ने चौंक कर कहा और जाने के लिए मुड़ गया। इसके साथ ही दूसरे भी चले गए। वो चारों कमरे के बीचों बीच खड़े रह गए। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद के लब हिले। वो खून ज़हूर का नहीं, कबूतरों का था। क्या? उनके मुंह से एक साथ निकला। वो हैरान रह गए। अगर वो खून ज़हूर का नहीं था और कबूतरों का था तो इसका मतलब क्या था? कमरे के फर्श पर इस खून को फैलाने का क्या मतलब था? अभी वो इन हालात में गुम ही था कि इंस्पेक्टर जमशेद बोले। इस कमरे में हम जो बातें करते हैं वो सुन ली जाती हैं। दुश्मन अब तक हमारे दो साथियों को उड़ाने ले जाने में कामयाब हो गए। अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। आओ मेरे साथ, हम होटल से बाहर चलकर बात करेंगे। वो होटल से बाहर आए। अब उनका रुख एक पार्क की तरफ था। इस पार्क के करीब ही इस पार्क को पहले देख चुके थे। पार्क में पहुंचकर वो एक बेंच पर बैठ गए। अब्बा जानी चक्कर हमारी समझ में नहीं आया, फारूक बोला। खुद मेरी समझ में भी नहीं आया। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। तो क्यों ना हम इस पर शुरू से गौर करें, फरजाना बोली। हाँ, हम सिर्फ इस तरह किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, महमूद ने कहा। ठीक है, लो मैं शुरू करता हूँ। दरमियान में तुम कोई सवाल करना चाहो या अपनी तरफ से कोई इजाफा करना चाहो तो इजाजत है। ये कहानी हान अब्दुर्रहमान के यहाँ आने पर शुरू होती है। हान अब्दुर्रहमान यहाँ पहुंचे तो होटल में सवाए कमरा नंबर 420 के कोई कमरा खाली नहीं था। उन्होंने पहले काउंटरमैन से बात की और जब उसने कमरा नंबर 420 देने से इनकार कर दिया तो वो होटल के मालिक छोटू भाई से मिले। उसने भी यही कहा कि वो प्रोफेसर बूम बूम की वजह से कमरा नहीं दे सकता। उसने सारी तफसील भी सुनाई। हान अब्दुर्रहमान ने उस पर रोक जमाने के लिए ये बताना शुरू कर दिया कि उनके ताल्लुकात कैसे कैसे लोगों से है। इस सिलसिले में उनके मुंह से मेरा नाम भी निकल गया। सेठ छोटू भाई मेरा नाम सुनकर चौंक उठा और उसने फौरन ही शर्त पेश की कि अगर वो मुझे यहाँ बुला दें तो कमरा उन्हें दिया जा सकता है। ये शर्त बहुत अजीब थी। अब्दुर्रहमान को अजीब तो बहुत लगी, लेकिन उनके सर पर तो सिर्फ कमरा किराए पर हासिल करने का भूत सवार था। वो रजामंद हो गई और मुझे फोन कर दिया। एक मिनट अब्बा जान। फरजाना ने हाथ ऊपर उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। हाँ बोलो। इस चक्कर में फिर सबसे पहला नाम छोटू भाई का ही आता है। उसका नाम नोट कर लिया जाए क्योंकि इसका इस मामले से जरूर ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक, ये ख्याल मुझे भी कई बार आया है, फारूक ने कहा। ठीक है, मैं उसका नाम इस केस में सबसे ऊपर नोट कर लेता हूँ। महमूद ने जेब से पेन और नोट बुक निकाल कर कहा।
मुझे भी तुम्हारी राय से इत्तेफाक है, अब मैं आगे चलता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहना शुरू किया। खान अब्दुर्रहमान ज़हूर को लेकर कमरे में आ गए। यहाँ ज़हूर को प्रोफेसर बूम बूम की आवाज़ सुनाई देने लगी। बाद में खान अब्दुर्रहमान ने भी इस आवाज़ को सुन लिया। उन्होंने प्रोफेसर को धमकी दी। प्रोफेसर ने भी फौरन आने का कहा और फिर आ भी गया। अब्दुर्रहमान ने उस पर फायर करके पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन वो इस पर फायर ना कर सके। न जाने उन्हें क्या हो गया था। हमने उनकी हालत खुद आंखों से देखी थी, क्योंकि इस वक्त हम पहुंच गए थे। प्रोफेसर बुम बुम ने हमें देखा तो फौरन वापस चला गया। आखिर क्यों? ये सवाल पैदा होता है कि वो हमारा भी तो वही हाल कर सकता था जो उसने अंकल खान अब्दुर्रहमान का किया था। आखिर वो चला क्यों गया? उसने हमारा मुकाबला क्यों नहीं किया? महमूद ने कहा। हाँ, वाकई ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि उसने हमसे टक्कर लेना क्यों पसंद ना किया, कमरा क्यों खाली ना कराया और नहायत शराफत से चला क्यों गया। उसे तो चाहिए था कि हम सबको कमरे से निकाल देता। फरजाना कहती चली गई। लेकिन सवाल तो ये है कि हम सवाल पैदा करने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? फारूक ने शौक लहजे में कहा। फारूक, इस वक्त मजाक नहीं चलेगा। महमूद ने उसे घूरा। नहीं महमूद, उसे ना रोको, फिजा को संजीदा ना बनने दो। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम खौफनाक हालात का शिकार हैं। इन खौफनाक हालात में अगर हम हंसते खेलते गुजरे तो शायद कामयाबी हो जाए। उनके वालिद का संजीदा लहजा उन्हें चौंका गया। वो हैरत ज़दा रह गए। वो तो समझ रहे थे कि हम से हालात का शिकार हैं जिनसे वो नहायत आसानी से निमट लेंगे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि हालात तो खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुके थे। आपने ये अंदाज़ा किस बात से लगाया? भूम भूम के गुम होने पर। इसका साफ मतलब ये है कि वो मुझे पहचानता है। यही वजह है कि मुझे देखते ही वो होटल से चला गया। मेरी जगह अगर कोई और वहाँ आया होता तो वो इस वक्त खान अब्दुर्रहमान के साथ उसे भी कमरे से निकाल बाहर करता। तुम बहुत सोच सकते हो कि अगर थोड़ी देर और हम वहाँ ना पहुँचते तो खान अब्दुर्रहमान कमरे से निकल गए थे या नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। भूम भूम आपको ज़रूर पहचानता है, महमूद ने खोए खोए अंदाज में कहा। और यही वजह है कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। उनका प्रोग्राम यही है कि हमें चक्कर में डाल दिया जाए। इस गर्ज के लिए उन्होंने पहले ज़हूर को गायब किया, फिर खान अब्दुर्रहमान को, और इंस्पेक्टर जमशेद कुछ कहते कहते रुक गए। और क्या? फरजाना ने बेताबी के आलम में पूछा। और ये कि शायद अब हम में से किसी की बारी है। ओह, वो थक से रह गए। तो आप पुलिस को क्यों खबर नहीं कर देते? दारुल हुकूमत को हालात से क्यों बाखबर नहीं कर देते? फरजाना ने परेशान होकर कहा। इसलिए कि अभी मेरे पास इन बातों के सबूत में कुछ भी नहीं है। कमरे में कोई खुफिया रास्ता तो हम तलाश नहीं कर सके। मैं पुलिस को क्या बताऊंगा, और पुलिस भी क्या करेगी? कोई मुजरिम सामने नहीं है, सबके सब गायब हैं। उनमें से एक थोड़ी देर के लिए नजर आया था, लेकिन इस वक्त इन हालात का वहमो गुमान भी नहीं था। आप छोटू भाई को क्यों नहीं पकड़ते? उसमें तो 1% भी शक नहीं कि वो बहुत कुछ जानता है। अगर वो खान अब्दुर्रहमान से हमें बुलाने के लिए ना कहता तो कोई भी वाकया पेश ना आता। ना खान अब्दुर्रहमान इस कमरे में ठहर सकते और ना चक्कर चलता। मैं तो कहता हूँ फसाद की जड़ छोटू भाई ही है। फारूक कहता चला गया। वो मेरी नज़र में है और मैं उससे ज़रूर मिलूंगा। तुम फिक्र ना करो। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अचानक कोई और नई अजीब बात हो तो घबराना हरगिज़ नहीं है। हिम्मत से काम लेना। क्या मतलब? तीनों ने चौंक कर एक साथ कहा। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अब चलो होटल चलकर छोटू भाई से मिलते हैं। आप शायद कुछ छुपा रहे हैं, महमूद ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक अंदाजे से बात की है, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब गायब होने की बारी हम तीनों की है? फरजाना ने सवाल किया। अगर तुम मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा ख्याल ठीक है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि वो इस मर्तबा तुम तीनों को गायब कर दें। अगर मैं ना चाहूँ तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। ओह, तीनों थक से रह गए। उन्होंने छोटू भाई के दरवाजे पर पहुंचकर चौकीदार से कहा, हमें होटल के मालिक से एक बार फिर मिलना है। चौकीदार पठान किस्म का आदमी था। उसके हाथ में 2 नाली बंदूक थी। उसने इन्हें घूर कर देखा, फिर बोला, आप लोग बार बार साहब को क्यों तंग करता है? क्या करे हान, काम ही साहब पड़ा है। इंस्पेक्टर जमशेद ने इशारे उचकाए। अच्छा, मैं उन्हें बताता हूँ। अगर उन्होंने पसंद किया तो तुम लोगों को बुला लेगा। ठीक है हान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुद से शुक्रिया मुकरिया की इसमें क्या बात है, ये तो हमारा ड्यूटी है। ये कहकर चौकीदार अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उन्हें अंदर जाने का इशारा करते हुए बोला, आप लोग अंदर जा सकता है, साहब आराम कर रहा है। फिर भी उसने तुम लोगों से मिलने से इनकार नहीं किया। हमने पूछा तो जवाब में कुछ भी ना बोला। इसका मतलब हम तो यही समझता है कि उसे तुम लोगों से मिलने में कोई एतराज नहीं। इसलिए जाओ अंदर, लेकिन ज्यादा वक्त ना लगाना। साहब हम पर बिगड़ेगा, फिर हमारा शामत आ जाएगा। बहुत अच्छा हान, हम सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद कमरे में दाखिल हो गए। उनके पीछे तीनों भी अंदर चले गए। चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया।